नमस्ते दोस्तों। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के दूसरे सीरीज में आज हम जानेंगे कि सीमेंट और वाटर के बीच जो रिएक्शन होता है वो किस तरह से होता है। इसी के साथ हम ये जानेंगे कि सीमेंट प्लांट में सीमेंट को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, क्या क्या रॉ मटेरियल होते हैं और सीमेंट के वाटर के साथ रिएक्शन के बाद क्या प्रोडक्ट्स, क्या केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं। उसके साथ हम उसकी स्ट्रेंथ के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, तो कृपया अंत तक देखिएगा ताकि आप सीमेंट को बहुत ही बारीकी से समझ पाएं, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में सीमेंट का अपना एक विशेष महत्व है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या नॉलेज मिलने वाली है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप सीमेंट के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके अंदर हम प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट को बहुत ही डिटेल वे में जानेंगे। उसके बाद रॉ मटेरियल क्या क्या यूज होते हैं उसके बारे में जानेंगे। रोटरी कीलन के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देंगे आपको। केमिकल कंपाउंड सीमेंट में क्या क्या बनते हैं उसके बारे में जानेंगे। सीमेंट और वाटर के बीच का जो हाइड्रेशन प्रोसेस है उसके बारे में हम डिटेल्ड वे में जानने का प्रयास करेंगे। हाइड्रेशन स्टेज के बारे में जानेंगे, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के फेजेस के बारे में जानेंगे, हाइड्रेशन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानेंगे और हाइड्रेशन के महत्व को जानने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम रॉ मटेरियल जो यूज होता है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में उसके बारे में जान लेते हैं। लाइमस्टोन यूज होता है, नेचुरल लाइमस्टोन है, ये नेचुरल क्रायोडाइट से लिया जाता है और ये मेजर पोर्शन ऑफ द मटेरियल होता है। 60 से 67% तक होता है और यही मेन कंपोनेंट होता है सीमेंट का। उसके आगे क्ले यूज होता है जिसमें सिलिका कंटेंट होता है, तो ये 17 से 25% तक यूज होता है। उसके बाद सैंड, अगर क्ले में सिलिका कंटेंट कम है तो हम उसमें सैंड मिलाते हैं, ये 3 से 8% यूज होता है जैसा क्ले यूज हुआ है। उसके बाद आयरन ऑर यूज होता है। आयरन ऑक्साइड या लेटराइट से इसको लिया जाता है और इसमें 0.5 to 6% तक मिलाया जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सीमेंट बना रहे हैं। तो जब व्हाइट सीमेंट बनाना होता है तब आयरन ऑक्साइड की क्वांटिटी कम कर दी जाती है, आयरन की क्वांटिटी कम कर दी जाती है, क्योंकि यही सीमेंट को उसका कलर देता है। जिप्सम ये एक रिटार्डर की तरह काम करता है। इसके सीमेंट में डलने से कैल्शियम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये सेटिंग टाइम को डिले करता है। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि सीमेंट का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है और इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। आप अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो देखेंगे कि क्वारे जो लाइमस्टोन का है वहां से लाइमस्टोन को लिया जाता है। उसके बाद इसको क्रशिंग किया जाता है, मतलब इसको बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में बांट दिया जाता है। उसके बाद इसे साइलो में डाला जाता है, स्टोर किया जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ आयरन ओर भी अलग अलग साइलो में रखा होता है, सैंड अलग साइलो में रखा होता है। इनको रॉ मिल में, क्योंकि आयरन ओर जो है और सैंड ये बेसिकली ग्राउंड फॉर्म में ही है, तो इसको मिल में डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लाइम स्टोन है वो स्टोन के फॉर्म में मिलता है, इसीलिए उसको पहले क्रश किया जाता है। इन तीनों को मिक्स करते हुए रॉ मिल में डाल दिया जाता है। रॉ मिल में डालने के बाद ये एक तो मिक्स होता है, प्लस ये बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। उसके बाद ये साइलो में फिर से डाल दिया जाता है। इसके बाद इसको प्री हीट किया जाता है। प्री हीट करने के लिए कीलन से निकलने वाली गर्मी का ही इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद कीलन से निकलने के बाद एक क्लिंकर तैयार होता है, जिसे क्लिंकर स्टोरेज में डाला जाता है। क्लिंकर स्टोरेज के साथ में सेकेंडरी साइलोस जुड़े होते हैं, जहां से जिप्सम या कोई रिटार्डर टाइप की चीज या कलर जो भी मिलाना होता है उस तरह के साइलोस से निकाल लिया जाता है। उसके बाद सीमेंट मिल होता है जहां पे क्लिंकर को पीसा जाता है, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल में, बहुत ही ज्यादा छोटे पार्टिकल में पीस के फिर इसे साइलो में पैक कर दिया जाता है। साइलो से इसको सीधे ट्रक्स में पैक करके या किसी भी तरह के बल्क पैकिंग में करके इसको आगे भेज दिया जाता है। सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग को समझने के लिए रोटरी किलन को समझना बहुत जरूरी होता है। रोटरी किलन एक स्पेशल टाइप का किलन होता है जो हाई टेम्परेचर पे काम करने के लिए बना है। इसका शेप एक पाइप की तरह होता है, सिलिंड्रिकल पाइप की तरह। इसका साइज 40 से 200 मीटर लंबा और 3 से 6 मीटर तक चौड़ा हो सकता है। रॉ मटेरियल को हीट करके ये क्लिंकर में बदल देता है। रोटेशन बहुत स्लो होता है इसका, ये 0.5 to 5 चक्कर तक रोटेशन पर मिनट कर सकता है। ये 3 से 4 डिग्री एंगल पे झुका हुआ होता है ताकि मटेरियल फ्लो कर सके। जैसे जैसे ये घूमता है मटेरियल ऊपर से नीचे की तरफ आता है और टेम्परेचर ऊपर से नीचे की तरफ ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हीटिंग बढ़ती जाती है और अलग अलग स्टेजेस में सीमेंट का निर्माण होता है। नाउ इसका अंदर का जो भाग है, चूंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो रिफ्रैक्टरी लाइनिंग का प्रयोग किया जाता है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का प्रयोग किया जाता है, जबकि आउटर भाग इसका स्टील के सेल से बना होता है। फ्यूल का इंजेक्शन नीचे किया जाता है, यानी बर्नर नीचे लगा होता है, ताकि जब सीमेंट जहां से इन होता है वहां पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, मतलब रॉ मटेरियल जहां से इन होता है वहां से टेम्परेचर बहुत कम होता है और जैसे ही वो आगे बढ़ता जाता है टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो स्टेज वाइज टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है और लास्ट में मटेरियल डिफ्यूज होकर आपस में रिएक्शन करके क्लिंकर को फॉर्म करता है। खासकर की लाइम, जो कि एक सबसे ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस होता है इसमें। लाइम स्टोन कैल्सिनेशन के बाद अपने कंपोनेंट्स में टूट जाता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है और कैल्शियम डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। CaO रिएक्शन करता है अदर मटेरियल के साथ और एक क्लिंकर को फॉर्म करता है। इसका फ्यूल इंजेक्शन बर्नर नीचे लगा होता है
और इसका जो आउटर शेल होता है वो स्टील का बना होता है, ये हमने जान लिया। अब इसका यूज कई जगह होता है, जैसे कि सिर्फ सीमेंट बनाने के लिए नहीं, इसका यूज लाइम के प्रोडक्शन में भी होता है, सीमेंट फैक्ट्री में होता है, रिफ्रैक्टरी मटेरियल, वेस्ट मटेरियल बनाने में। फ्लो ऑफ मटेरियल कैसे फ्लो होता है, तो अपर साइड से रॉ मटेरियल का फ्लो होता है, उसके बाद ये धीरे धीरे घूमता है, एक तरफ बर्नर लगा होता है, एक साइड में बर्नर लगा होता है। ये ध्यान रखिएगा कि ये एयर टाइट वेसल होता है, इसके अंदर एक ऑक्सीजन नहीं आ सकता है, नहीं तो रिएक्शन बदल जाएगा। तो इस तरह से एक रोटरी किलन वर्क करता है। मुझे आशा है कि रोटरी किलन के फंक्शन को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आइए दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि रोटरी किलन के अंदर के प्रोसेस और उससे पहले रॉ मटेरियल को किस किस टेम्परेचर से गुजरना पड़ता है। एक ड्राइंग जोन होता है जो 200 से 500 डिग्री टेम्परेचर पे होता है, जिसमें रॉ मटेरियल में मॉइस्चर निकलता है। उसके बाद प्री हीटिंग जोन होता है जो मॉइस्चर को बिल्कुल सुखा देता है, प्री हीट कर देता है। इसके लिए रोटरी किलन से निकलने वाले टेम्परेचर को ही यूज किया जाता है और कुछ फैन लगा के उस टेम्परेचर को अलग अलग पाइपों के माध्यम से मटेरियल तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद एक कैल्सिनेशन जोन होता है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, चूना पत्थर टूटता है और कैल्शियम ऑक्साइड चूना में बदल जाता है। और इसके बाद सिंटरिंग जोन होता है। सिंटरिंग जोन 1400 से 1450 डिग्री टेम्परेचर पे होता है, जिसमें चूना अदर मटेरियल के साथ रिएक्शन करके क्लिंकर को क्रिएट कर लेता है। उसके बाद कूलिंग जोन आता है, जहाँ पे कूलिंग किया जाता है और क्लिंकर को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया जाता है ताकि आगे उसको ग्राउंड किया जा सके और पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे पैकिंग। सीमेंट के मेन केमिकल कंपाउंड्स बेसिकली 3 होते हैं, जिसको हम ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के नाम से जानते हैं। जिसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट मेन होता है, ये 45 से 60% होता है, ये अर्ली स्ट्रेंथ देता है और काफी हीट ऑफ हाइड्रेशन को जनरेट करता है। डाई कैल्शियम सिलिकेट लेटर स्ट्रेंथ को डेवलपमेंट देता है, यानी कि स्ट्रेंथ के लिए डाई कैल्शियम सिलिकेट मेन रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसके बाद ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये तीसरा मेन कंपाउंड होता है जो 6 से 12% होता है। ये इनिशियल सेटिंग और हाई हीट जनरेशन के लिए जाना जाता है। तो अगर हमें लो हीट सीमेंट बनाना होता है तो बेसिकली हमें C3S और C3A की क्वांटिटी कम रखनी होती है और C2S की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी होती है, ताकि हमें ये लो हीट सीमेंट क्रिएट हो और उसमें ज़्यादा हीट ना बने। दूसरी तरफ कुछ माइनर केमिकल कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे जिप्सम सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में उसमें बनते हैं, मैग्नीशिया, सल्फर ट्राईऑक्साइड भी बनता है, देन एल्कलाइज बनता है और फ्री लाइम बनता है। अब इनके अपनी अपनी बेनिफिट्स और लॉस है। जैसे जिप्सम अगर हम मिलाते हैं तो ये सेटिंग टाइम को रेगुलेट करता है, इसीलिए मिनिमम जिप्सम की क्वांटिटी तो हमें मिलानी ही होती है, 3 से 5% तक मिलाया जाता है। मैग्नीशिया हार्मलेस है स्मॉल क्वांटिटी में, बट ज़्यादा हो जाए तो इसके अपने नुकसान है। सल्फर ट्राईऑक्साइड अफेक्ट्स सेटिंग एंड साउंडनेस ऑफ सीमेंट। नाउ सल्फर ट्राईऑक्साइड सेटिंग और साउंडनेस को इफेक्ट करता है। दूसरी तरफ एल्कलाइज होता है, ये एफ्लोरेंस क्रिएट कर देता है। और फ्री लाइम, जो लाइम रिएक्शन नहीं कर पाता किसी के साथ, वो फ्री फॉर्म में सीमेंट में पाया जाता है और इसकी क्वांटिटी अगर बढ़ जाती है तो सीमेंट अनसाउंड हो जाता है। सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग को समझने के बाद सीमेंट और वाटर के रिएक्शन को समझना बहुत जरूरी है। जब सीमेंट और वाटर आपस में रिएक्शन करते हैं तो बहुत मात्रा में हीट जनरेट होता है और इसी के साथ सीमेंट और वाटर मिलकर एक जेल का निर्माण करते हैं, जिस जेल को CSH जेल कहते हैं। और यही सीमेंट के स्ट्रेंथ और हार्डनेस का रीजन होता है। हाइड्रेशन में हमने जैसा कि पाया था कि सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसमें केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिसमें मेन 4 केमिकल कंपाउंड्स हैं, C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट, C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और C4A टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड। ये चारों पानी के साथ रिएक्ट करके CSH जेल बनाते हैं और इस प्रोसेस में बहुत सारा हीट जनरेट होता है। तो हाइड्रेशन प्रोसेस को टाइम के हिसाब से 5 स्टेजेस में बांटा जा सकता है। इनिशियल मिक्सिंग के साथ ही सीमेंट वाटर के साथ मिक्स होते ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्लो प्रोसेस में चालू हो जाता है और थोड़ा सा हीट जनरेट होना चालू हो जाता है। धीरे धीरे ये हीट बढ़ती जाती है। डॉर्मेंट स्टेज आता है, वर्केबिलिटी रहती है, वो एक पेस्ट के फॉर्म में बन जाता है और इसे किसी भी मोल्ड में शेप दिया जा सकता है। उसके बाद तीसरा फेज आता है जिसमें ये CSH जेल फॉर्मेशन चालू होती है और एक सेटिंग चालू हो जाती है, जिसके अंदर इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम के अंदर ये सेट हो जाते हैं। उसके बाद एक डिस्टिलेशन फेज आता है जिसके अंदर धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन चालू हो जाता है और एक दिन के बाद 24 आवर्स के बाद डिस्टिलेशन स्टेज भी खत्म हो जाता है और स्टीडी फेज में चला जाता है। मतलब सीमेंट एक स्टीडी वे में स्ट्रेंथ को गेन करता हुआ चला जाता है और 28 दिन तक स्ट्रेंथ को बहुत तीव्र गति से गेन करता है। उसके बाद वो स्लो होता जाता है। आइए इस स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू हाइड्रेशन प्रोसेस को समझने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि जैसे ही सीमेंट में पानी मिक्स किया जाता है, हीट एकाएक बढ़ता है, हीट जनरेशन एकाएक बढ़ता है और फिर वो डाउन आता है, घटता है और फिर इनिशियल सेटिंग टाइम तक एक स्टेशनरी फॉर्म में रहता है। मतलब हीट बहुत ज़्यादा जनरेशन नहीं होता। इनिशियल सेटिंग के बाद फाइनल सेटिंग तक हीट जनरेशन बढ़ता जाता है और इसी तरह से हाइड्रेशन भी एक्सेलरेट होता जाता है और इसके बाद एक कूलिंग पीरियड आता है और उस कूलिंग पीरियड के बाद धीरे धीरे हाइड्रेशन प्रोसेस स्लो पड़ जाती है और इसे हाइड्रेशन का डिसलरेशन कहते हैं।
ये वही पीरियड होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा थर्मल क्रैक आने के चांसेस होते हैं और इसीलिए यहाँ पर इंजीनियर्स के लिए ज़रूरी हो जाता है कि ठीक टाइम पर क्योरिंग के इंस्ट्रक्शन दिए जाए ताकि सीमेंट में थर्मल क्रैक्स डेवलप ना हो। सीमेंट और वाटर के रिएक्शन के बाद उसमें स्ट्रेंथ डेवलपमेंट चालू होती है। स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए 4 फेजेस होते हैं और जैसा कि हम जानते हैं C3S, C2S, C4AF एंड C3A ये सभी रिएक्शन करते हैं और CSH जेल बनाते हैं और यही स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इनिशियल फेज स्ट्रेंथ जो है वो C3S देता है और ये 0 से 24 घंटे का जो स्ट्रेंथ है वो 20 से 30% होता है। उसके बाद अर्ली स्ट्रेंथ 1 से 7 दिन का ये भी C3S देता है और इसमें 70% तक स्ट्रेंथ अचीव हो जाती है। उसके बाद 7 से 28 दिन में C2S यानी कि डाई कैल्शियम सिलिकेट मेन रोल अदा करता है और इसमें 95% तक स्ट्रेंथ हमें मिल जाती है। और उसके बाद 28 दिन के बाद सीमेंट लाइफ टाइम तक कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ गेन कर सकता है अगर वो आइडियल कंडीशन में रहता है तो। और ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है और इस वजह से धीरे धीरे वो 100% स्ट्रेंथ की तरफ पहुंचता है। और 100% स्ट्रेंथ पे कब पहुंचता है इसकी कोई खास जानकारी नहीं है। तो आइए अब जानते हैं कि हाइड्रेशन प्रोसेस को क्या क्या कारक हो सकते हैं जो प्रभावित करते हैं। जैसे कि वाटर सीमेंट रेशियो, ज़्यादा पानी से हाइड्रेशन डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट मतलब कि अगर पानी ज़्यादा है तो जेल का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। तो हमें पानी वाटर सीमेंट रेशियो बहुत बढ़िया मेंटेन रखना चाहिए, एज पर डिज़ाइन रखना चाहिए ताकि एक जो स्ट्रेंथ है वो हम गेन कर सके। टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन फास्ट हो जाता है तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जहाँ धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, उस टाइम में RCC वर्क तो खास तौर पे अवॉइड करना चाहिए। रिएक्शन के फास्ट होने से सेटिंग जल्दी हो सकती है जिसकी वजह से क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। सीमेंट की फाइननेस, अगर सीमेंट बहुत ज़्यादा फाइन हो जाएगा तो उसमें रिएक्शन बहुत जल्दी होगी और जल्दी रिएक्शन के कारण उसमें क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। तो सीमेंट को बहुत ज़्यादा फाइन नहीं होना चाहिए। एडमिक्सचर्स, कई एडमिक्सचर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो सीमेंट पेस्ट की क्वालिटी को बदलते हैं, उसके सेटिंग टाइम को फास्ट कर देते हैं, रिटार्ड कर देते हैं, कई बार उसकी वर्केबिलिटी बढ़ाते हैं, कई बार उसकी वर्केबिलिटी को घटाते हैं, कई बार उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, केमिकल्स का प्रयोग ब्रांड मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही किया जाना चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो में हमने बहुत कुछ सीमेंट के बारे में जाना है, हाइड्रेशन प्रोसेस के बारे में जाना है। अब मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर डिस्कस करना चाहूँगा कि सीमेंट के हाइड्रेशन प्रोसेस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है क्योरिंग। क्योरिंग एक ऐसी चीज़ है जो बेसिकली साइट पे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। ये हाइड्रेशन प्रोसेस को मेंटेन करता है और थर्मल क्रैक्स को अवॉइड करता है। हमारे स्ट्रक्चर में थर्मल क्रैक्स या किसी भी तरह का क्रैक्स आने की वजह होती है कि हम प्रॉपर टाइम पे उसको क्योरिंग नहीं करते या जितनी क्योरिंग की ज़रूरत है उतनी क्योरिंग नहीं करते। जबकि क्योरिंग में कुछ भी खर्चा नहीं होता है। अगर कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट के मुकाबले में क्योरिंग कॉस्ट को हम आंकें तो हमें मिलेगा कि क्योरिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये अवॉइड कर दिया जाता है या नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। इसके महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे कि वीडियो में क्या कमी है और कैसे मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। आपकी सपोर्ट की हमें हमेशा ज़रूरत रहती है ताकि हम नए नए कंटेंट्स बना सकें। थैंक यू।